आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवर। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला एक बहुत बड़ा मसला है और इस पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज है। और हम भी पिछले 14-15 महीने से इसी मसले पर बात करते आए हैं, इस पर रोशनी डालते आए हैं और हर रोज हम इस पर जायजा लेते हैं कि आखिर मौजूदा सूरत हाल क्या है। और ये जंग जो पिछले 14 महीने से चल रही, बल्कि 15वें महीने में अब ये जंग दाखिल हो रही है, तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, इस पर भी हम हर रोज बात करते हैं और हर रोज नया अपडेट लेते हैं। और आज भी हम कुछ बड़े अपडेट्स लेकर के हाजिर हुए हैं और उसका मकसद यही है कि जो सूरत हाल है मौजूदा, उस पे खास तौर से बात की जाए, उस पे चर्चा की जाए और देखा जाए कि ये जो पूरा मामला है वो क्या है, किस तरीके से मामला हल होगा। इन्हीं तमाम चीजों पर हम आज भी चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब, फदील अहमद साहब और ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी। और हमारे साथ जो साथी लाइव जुड़ गए हैं, नदर अली साहब जुड़ गए हैं और मुस्तकीम अली जुड़ गए हैं, बशीर अहमद बाबा खान, फिरोज खान, असलम लावारे और फ़हीमुद्दीन इदरीसी, तो अब्दुल रहमान, इसके अलावा नूर सर, मोहम्मद मुन्ना, यूनुस चौबारा साहब, मोहम्मद रईस, जयदीप सिंह मुंदेला, ये तमाम लोग हमसे जुड़ गए हैं। तो इनका भी खैर मकदम इस्तकबाल है। देखिए, 2-3 जो अपडेट्स हैं, तो ये कि इसराइल और गजा वो तो है ही है, क्योंकि हर रोज की तरह आज भी गजा पे अटैक हुआ, वहां मासूम लोग मारे गए, बच्चे बहुत ज्यादा मारे गए और इसके अलावा गजा में भुखमरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहां पे लोग जो है वो अब वो भूख से मर रहे हैं, वो और सर्दी से, वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो लेकिन कहीं कोई उनकी मददगार, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई उनकी खैरियत लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मुस्लिम मुल्क भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो ये एक बात। इसके अलावा जो इजराइल और यमन का मामला फ्रंट खुल गया है, अब इसको आप हिकमत भी कह सकते हैं या जो भी कह लीजिए कि आप देखिए एक के बाद एक इजराइल को थकाने वाली कोशिश है। आप देखिए कि पहले हमास और इजराइल के दरमियान काफी टकराव हुआ, जंग हुई और इजराइल आज भी कर रहा है, लेकिन हमास का कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। सीनियर लीडर मारे गए, वो बात अलग है, लेकिन हमास जो है वो अभी जिंदा है और अभी भी अल कसाम ब्रिगेड और हमास वो अटैक करते रहते हैं और कैप्टिव्स को अभी तक इजराइल के हवाले नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हिजबुल्लाह ने भी फ्रंट खोला और आप देखिए कि हिजबुल्लाह भी काफी अच्छे तरीके से लड़ता रहा, अगर कहा जाए तो, इजराइल और इनके बीच। और अब सीज फायर हुआ है तकरीबन 11-12 महीने बाद। तो ये अब ये जब सीज फायर हुआ, हालांकि इजराइल खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन मैं एक बातचीत कर रहा हूं कि इसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा कि अब यमन और इजराइल तो क्या ये स्ट्रेटेजी के तौर पर हो रहा है, ये कोई मंसूबा बंदी है। हालांकि जो मीडिया चला रहा है वो ये कि साहब 2 को खत्म कर दिया इजराइल ने, अब तीसरी की बारी है। खत्म तो कहीं कोई हुआ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कोई खत्म हुआ। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब जुड़ गए हैं। तो एक तो ये खबर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और बड़े पैमाने पे, क्योंकि आप देखिए कि यमन ने बहुत जबरदस्त अटैक जो है वो बेन गुरियन हवाई अड्डे पर किया है। उसमें दर्जनों अफराद जो जख्मी हुए, मरने की तो खबर नहीं है, लेकिन जख्मी हुए हैं। जख्मी होना भी अपने आप में, यानी डिफेंसिव सिस्टम एरो 3 हो या जो भी इनका आयरन डोम हो, सब थर्ड हो, सब फेल होते नजर आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। मैं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब को जोड़ लेता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है।
प्रोफेसर तेजावत जो है वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इंटरनेशनल जो इश्यूज है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है। आपने देखा होगा कि हम इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें, उस पर तेजावत साहब बेहतर तरीके से तजिया करते हैं। और इसके साथ साथ जब हम यूक्रेन और रूस पर बात करते हैं तो उस पर भी, चाइना की क्या पॉलिसी है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा एनालिसिस जो है वो पेश करते हैं। मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। और मैं कुछ छोटी छोटी और जो अपडेट्स हैं वो मैं थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बताया कि क्या है। अब एक 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 खबर और आ रही है कि जो ईरान है उस पर मुस्लिम मुल्क भड़के हुए हैं। यानी सीरिया में उनका ये कहना है, जो खबर चलाई जा रही है कि उनका कहना यह है कि कैप्टन साहब आ रहे हैं, तो खैर उनका ये कहना है कि सीरिया में ईरान जो है वो लड़ाई करवा रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। कैप्टन साहब भी आ गए, मैं कैप्टन साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। कैप्टन साहब, धुंधली आज कुछ तस्वीर है आपकी, क्या कुछ जगह चेंज हुई है या लाइट की कुछ वो है, या कैमरे में कैमरा साफ नहीं लग रहा है? कैप्टन साहब अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। अच्छा, वो ठीक कर लेंगे। तो बहरहाल मैं सबसे पहले तेजावत साहब आपसे ही अगर कोई अपडेट्स आपकी हो तो वो अगर थोड़ा सा दे दें और उसके बाद फिर हम बात करें। तेजावत साहब। मुमताज साहब, आप जिन बातों के साथ आपने शुरुआत की है, मैं चाहता हूं कि आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू करें, फिर हम उन्हीं में से उन मसलों पे बातचीत करेंगे। मुमताज बिल्कुल साहब। जी, बिल्कुल। तो तेजाब साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि एक नया फ्रंट, मुझे लग रहा है कि मीडिया में तो ये चल रहा है कि साहब इजराइल एक के बाद एक खत्म कर रहा है। पहले हमास को खत्म किया, फिर हिजबुल्लाह को खत्म किया, अब हौती की बारी है। लेकिन मुझे लग रहा है ये एक प्लान वे में हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए हमास तो खत्म हुआ नहीं, और अगर खत्म हो गया तो सवाल ये है कि फिर इजराइल हमले क्यों कर रहा है रोज गाजा पे? अगर हमास खत्म हो गया तो फिर हमले क्यों कर रहा है और उनके लोग मारे क्यों जा रहे हैं? नंबर एक। अब क्लियर हुआ है कैमरा, थैंक यू। तो मैं इनसे मैं अब अपडेट ले ही लेता हूं। कैप्टन साहब, अगर कुछ अपडेट आप देना चाहें, फिर उसके बाद गुफ्तगू मैं शुरू करूं। कैप्टन जी हाँ, अपडेट जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि फिर से अमेरिका ने एश्योरेंस दी है, और इस बार अमेरिका ने एश्योरेंस दी है इजराइल के लोगों को कि बहुत जल्दी सीज फायर साइन करने के लिए उभय पक्ष तैयार हो गए हैं। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि सीज फायर हो जाए। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका को मालूम है कि अगर नेतन्याहू अगले साल इलेक्शन हार गए तो ऐसा ना हो कि इजराइल की वो लोग जो कि फिलहाल नेतन्याहू से खुश नहीं है और अमेरिका की हमास और गजा नीति से खुश नहीं है, उनमें एक अमेरिका विरोधी हवा फैल जाए। इसलिए अमेरिका बार बार इजराइल के जो ज्यूज लोग हैं उनको भी अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। और आज की तारीख में इजराइल के ज्यूज लोग को अपने साथ जोड़ के रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रॉमिस कर दीजिए कि बहुत जल्दी ही सीज फायर होने वाला है, सीज फायर डील पर साइन होने वाली है। जी। तो तेजाब साहब, मैंने जो बात कही कि क्या ये लग रहा है, जो मीडिया में चला रहा है कि पहले हमास को खत्म किया, फिर हिजबुल्लाह को खत्म किया, अब हौती को खत्म करेगा इजराइल, जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, या इसको थोड़ा से अगर हम अपने बदले हुए जबान में ये कहें कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर ये लोग लड़ रहे हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, और इजराइल को थकाने काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमास तो अभी भी नहीं खत्म हुआ, लेकिन हाँ वहां टाइम वेस्ट जरूर हुआ, लोग मारे गए, और अगर खत्म होता तो क्यों गाजा पे लोग मारे जाते?
और क्यों आज भी इसराइल को अटैक करना पड़ता, नंबर एक। नंबर दो कि हिजबुल्ला हिजबुल्ला का खत्म हो तो सीज फायर हुआ है, सीज फायर को खत्म होना तो नहीं कहते, अगर खत्म हो जाता तो सीज फायर क्यों करते, वहां पे जंगबंदी की बात क्यों होती। तो वहां पे जो जो खबरें आ रही है कि वहां बड़ी तैयारियां हो रही हैं अंदरूनी तौर पर हिजबुल्ला के यहाँ भी, यानी लेबनान में। और आज भी लेबनान पे कहीं ना कहीं किसी न तरीके से इसराइल अटैक कर रहा है। तीसरी बात, अब आप ले लीजिए कि साहब वो जो है यमन पे हमले कर रहा है और खत्म कर देगा, यकीनन बड़े हमले किए, लेकिन जवाबी कार्रवाई यमन भी कर रहा है। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं, क्या ये वाकई दो यानी हमास को हिजबुल्लाह खत्म करने के बाद हौती को खत्म करने की तरफ ये पहल है, या इन लोगों की जो प्रॉक्सीज है या जो ये है ये इसराइल को थका रहे हैं, क्या है क्या इसके पीछे, कैसे देखते हैं आप? मुमताज साहब, जैसे मैं इन चीजों को देखता हूं, उसमें एक बात तो साफ है कि इसराइल अपने लिए जो दुश्मन चुन रहा है वो काफी कमजोर दुश्मनों को चुन रहा है, और उसमें भी वो ये स्ट्रेटजी अपना रहा है कि पहले वो हमास को खत्म करेगा, फिर हिजबुल्लाह, फिर होती, तो एक के बाद एक वो कर रहा है। तो ये सब कायराना हरकतें हैं, और उसमें भी वो उन जिनको वो टेररिस्ट बोल रहा है खुद उसकी अपनी डेफिनेशन में, उनको भी वो खत्म नहीं कर पा रहा है, और जिनका अपहरण हुआ था उनको आज तक नहीं छुड़ाया जा सका है, और काफी हजारों की तादाद में लोग मारे गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। बच्चों को तो ये पता भी नहीं है कि क्या मसला है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये है कि कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। कोरोना पीरियड में मैं दरअसल यमन के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं उनसे मिला था, और उस समय भी बहुत ब्रीफ चर्चा हुई थी इस बारे में। तो ये सब चीजें जो है कुल मिला के, जहां तक मुझे जो यमन की गवर्नमेंट के जरिए जो चीजें समझ में आती है, या जो वहां के जो एक ऑफिशियल आदमी का जो एक जो सोच थी, उसके जरिए ये मुझे ये अंदाज लग रहा है कि दरअसल ये कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और ये एक तरीके का जो वेस्टर्न कल्चर है वो थोपना चाहते हैं, और वो अपनी शर्तों पे वो एक, आपने सुना होगा व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, तो उसमें ये लोग मानते हैं कि जो गोरे जो स्किन वाले लोग हैं वो सबसे समझदार और दुनिया का आधिपत्य करने के लिए ही वो पैदा हुए हैं। तो इस तरीके की अगर सोच लेके चलेंगे, ब्रेथ इजराइल की सोच लेकर अगर वो लोग चलेंगे, तो कभी भी ना वो लोग सुख चैन से सो पाएंगे, ना वो बाकी दुनिया को सुख चैन से सोने देंगे। तो ये वही हो रहा है जहां तक मुझे लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो आजादी की उम्मीद को खत्म कर पाए। भारत को 100 साल लगे, है ना। 1857 में भारत ने आजादी का आंदोलन शुरू किया, 100 साल बाद में भारत को आजादी मिली। तो कभी भी ये जो सोच है आजाद होने की और शोषण बर्दाश्त नहीं करने की, वो कभी, क्या इंग्लैंड में राजशाही बहुत लंबे समय तक चल पाई? क्या फ्रांस के राजा जो आई एम द स्टेट कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूं, क्या वो लंबे टाइम तक चल पाए? जो फ्रांस की जनता ने जो विद्रोह किया, क्या वो हथियारों से लैस थी? बिल्कुल नहीं थी। जो सेनाएं थी वो ज्यादा ताकतवर थी। तो ये, अच्छा, कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जो सुपर पावर्स हैं उनका भी मुकाबला करने के लिए एक नया तंत्र पैदा होगा, जिसमें छोटे छोटे एक आदमी ही वहां के काफी लोगों को मारकर एक तरीके से उस पूरे समाज को एक खुली चुनौती दे देगा, जिसको आतंकवाद कहा जाता है। कुछ लोग विद्रोही कहते हैं, कुछ लोग अलगाववादी कहते हैं, अलग अलग नामों से उनको भली पहचान लो। क्या किसी की आइडेंटिटी को खत्म किया जा सकता है? ये सारे मसले हैं, और उन सब का जवाब यही है कि आप जितना दबाओगे विद्रोह उतना ही भड़केगा। खासकर फिलिस्तीन के बारे में तो ये सच है, पीएलओ के बाद में हमास, तो एक के बाद एक और ज्यादा रेडिकल ग्रुप्स वहां आ रहे हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से खत्म होने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि जब तक शोषणकारी व्यवस्था है तब तक तब तक प्रतिरोध भी जारी रहेगा। और खाली ये फिलिस्तीन की या लेबनान की या यमन की ही बात नहीं है, ये बात पूरी दुनिया पे लागू होती है मुमताज साहब। चाहे भारत और दक्षिण एशिया, और दक्षिण एशिया के बाकी देशों में भी यही चीज लागू होती है।
मुमताज साहब। जाओ साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये कल हम बात कर रहे थे जब कैप्टन साहब से परसों, तो इसी चीज पे बात कर रहे थे कि चूंकि ये आजादी की लड़ाई है और इसमें कुर्बानी देने के लिए जो कौम तैयार है और वो कुर्बानी दे रही है, तो जाहिर है कि उससे मुकाबला कैसे होगा। वो तो मरने ही के लिए तैयार है कि हमारी आजादी हमें चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। तो वही चीज, वही जज्बा हम देख रहे हैं कि वो जो जो हालात है इस वक्त गजा के, वो बहुत ही अफसोसनाक है। वहां भुखमरी भी है और ठंड भी बहुत ज्यादा है, बारिश हो रही है और टेंट जो है वो खस्ताहाल हो गए हैं, चूंकि 14 महीने से ये पूरा मामला है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जहां पे लोग पनाह लिए हुए वहां पे भी अटैक होता है। यानी जहां लोग पनाह लिए हुए वहां आमतौर से जंग में अटैक नहीं होता है, लेकिन वहां पर भी इजराइल अटैक कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है। कैप्टन साहब क्या कहेंगे जो बात कह रहे थे अभी तेजावत साहब? क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में? और उसके बाद फिर हम यमन में बात करेंगे, लेकिन अभी गाजा की और उसकी बात कर ले। बिल्कुल जंग रुकेगी, लेकिन आज भी बहुत बड़ा अटैक इजराइल ने किया है। क्या क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्यों ये हमले क्यों नहीं रोक रहा है? क्योंकि इजराइल को भी पता है कि अगर वो मौत से डरते और उनको मौत का डर होता तो अब तक सरेंडर कर जाते 14-15 महीने तक। और जो लोग 50,000 कुर्बानियां दे चुके हैं, 60,000 वो सोच रहे हैं 60,000 और सही, अब तो लोग मर ही रहे। और फिर एक बड़ी अच्छी बात कही है, बल्कि एक सही बात हम कह लेते जाओ साहब ने, कि ये तो और दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। और यही बात आपको याद होगा कैप्टन साहब, एलन मास्क ने भी कहा था कि हमास इससे खत्म नहीं होगा, हमास और मजबूत होगा। कैप्टन साहब, बात सही है। देखिए, जब भी आप एक गुरिल्ला कहें या लड़ाका कहें या आतंकवादी कहें, जब वो मारा जाता है तो उसके साथ 10 और खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया में जहां जहां भी गुरिल्ला मूवमेंट हुई है वहां देखा गया है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जैसे ही एक गुरिल्ला मारा जाता है तो उसके साथ के जो कम्युनिटी के लोग हैं, उसके जो दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, या उस जो जिस जमीन से आया है वहां के लोग तो उसको वीर, शूरवीर, देश प्रेमी या जांबाज, दिलेर मानते हैं। तो उसके जो दोस्त हैं, उसके भाई, उसके पिताजी, उसका बेटा, ये सब भविष्य में फिर से प्रेरित हो जाते हैं लड़ने के लिए। इस चीज को हमने ना सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस ने, वरन दुनिया भर के सारे आर्म फोर्सेस ने अलग अलग जगह पर देखा। तो आतंकवादी सोच की बात कहें या अगर हम हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहेंगे कि हम तो आजाद होने के लिए लड़ रहे हैं। उस सोच की बात करें तो इनको जड़ से तो दुनिया में कहीं भी मिटाया नहीं जाता। भारत की अगर बात कर लें तो पंजाब प्रॉब्लम जो है आज तक बीच बीच में सुलगती रहती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, नेतन्याहू की साइकोलॉजी, उनकी जो मनोस्थिति है बहुत क्लियर है। जब आप किसी लीडर की प्रोफाइलिंग करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें बहुत क्लियर आ जाती है। नेतन्याहू के बारे में बोल रहा हूं। उनको दुश्मनों के ऊपर वॉर करने में आनंद आता है। नेतन्याहू की जो साइकोलॉजी है उसमें अगर वो दुश्मन के 10, 20, 30, 40 या 100 लोगों को मार दें, जरूरी नहीं है कि दुश्मन के यानी हमास के लड़ाके होंगे, कोई भी मारा जाए तो उनको आनंद आता है। अंग्रेजी में कहते हैं ही एंजॉयज दिस एक्सपीरियंस। तो अमेरिका का फुल सपोर्ट है। अमेरिका ने बिहाइंड द बैक पिछले 1 साल से 417 दिन हो गए हैं बोला हुआ कि ठीक है, जब तक सीज फायर नहीं होता जितनी बड़ी तादाद में मार सको, जितनी बड़ी तादाद में मार सको इनको मारो। और अमेरिका ने यह बोला कि मैं, जो बाइडेन की सरकार है, कि इजराइल जितने बम हर रोज गिराएगा, इजराइल अगर हर रोज 100 बम गिरा रहा है तो इजराइल कल सुबह ही
5 C-17 ग्लोब मास्टर में या 5 स्टार लिफ्टर में 100 बम और लाके इजराइल को सप्लाई कर देता है। अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। ये वहां का जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन है उसकी बात कर रहा हूं। जहां तक हमास की बात है, देखिए जैसे हम एज ए मिलिट्री, मैं बताता हूं, जब हम कहते हैं कि हमास खत्म हो गया या 90% खत्म हो गया, उसका मतलब सिर्फ ये है कि एज ए मिलिट्री फोर्स, एक जमाने में हम सुनते थे कि हमास में 30,000 लड़ाके हैं, 40,000 लड़ाके हैं। एक जमाने में हम सुनते थे कि हमास के पास, कोई कहता था कि 12,000 रॉकेट्स मिसाइल्स हैं, कोई कहता था कि 40,000 रॉकेट मिसाइल्स हैं। तो एक जमाने में हमास इजराइल के लिए खतरा था। हमें मालूम था, मिलिट्री लोगों की बात कर रहा हूं, कि अगर 40,000 लोग हाथ में 12,000 मिसाइल लेके इजराइल की तरफ या तेल अवीव की तरफ कूच कर दें तो काफी बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आज की तारीख में हमास 40,000 लोगों को लेकर या हाथ में 12,000 मिसाइलें, रॉकेट्स लेकर तेल अवीव की तरफ कूच करने की क्षमता नहीं रखता। मैं हमास के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं इजराइल के सपोर्ट में बोल रहा हूं। एज ए, कल अगर कंट्री ए की कंट्री बी से लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एयर हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर में हर रोज सुबह 9:30 बजे एक ब्रीफिंग होती है, जिसमें जूनियर ऑफिसर्स जो होते हैं, चाहे वो स्क्वाड्रन लीडर हो, विंग कमांडर हो या ग्रुप कैप्टन हो, वो 9:30 बजे ब्रीफ करते हैं कि कल यूक्रेन और रूस के युद्ध में क्या हुआ, किसने क्या गलती की, करेक्टिव एक्शन क्या होगा, लेसन्स लर्न फॉर फ्यूचर क्या है। इसी तरह से आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर में हर रोज 10 बजे एक ब्रीफिंग होती है, जिसमें जूनियर अफसर जो होते हैं, चाहे वो स्क्वाड्रन लीडर हो, विंग कमांडर हो या ग्रुप कैप्टन हो, वो सीनियर ऑफिसर्स को, एयर मार्शल होते हैं सब, एक ब्रीफिंग देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं 10 मिनट की, कि इजराइल हमास युद्ध में क्या हो रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं करना चाहिए था, किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या गलत किया। गलत नॉट फ्रॉम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, गलत फ्रॉम मिलिट्री स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू, और भविष्य में वो गलती कैसे ना हो जाए। अगर किसी ने अच्छा किया तो उससे सीख लेकर भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या सीख सकती। ये एक डेली ब्रीफिंग होती है, उसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, उसमें राजनीतिक बात नहीं होती है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूट्रल पॉइंट रखता है वो स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर। बहुत छोटी छोटी नौकरी वाले ये होते हैं, बहुत छोटी, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक एक स्क्वाड्रन लीडर जो है उसकी नौकरी महज 8 साल 10 साल की होती है, पूरे कमांड के साथ बात करता है। मैं उसी तरह की एक ब्रीफिंग अभी, जब मैं डॉक्टर रिजवी आपके साथ बात करता हूं, मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। ना मेरे कमेंट हमास के विरोध में होते हैं, ना मेरे कमेंट इजराइल के सपोर्ट में होते हैं। इजराइल को कुछ नहीं फर्क पड़ता फौजी तौर पर। अगर आज हमास एक हमला करता है और एक मरकवा टैंक को ध्वस्त करता है, यकीन मानिए नेतन्याहू के यहां खुशी की लहर आ जाती है, यकीन मानिए। क्योंकि एक मरकवा टैंक को अगर हमास ने उड़ा दिया तो उनको फिर एक बहाना मिल जाता है कि जहां पर उस मरकवा टैंक पर हमला हुआ उसके आसपास 600 गज, 400 गज, 300 गज के अंदर जो बिल्डिंग खड़ी है, अगले 1 घंटा 30 मिनट के अंदर, यानी 90 मिनट्स के अंदर इजराइल एयरफोर्स के 6, 8 या 12 जहाज जाते हैं, उस पे बॉम्ब गिरा के उसको ध्वस्त करके वापस आ जाते। खुशी की लहर है, आप यकीन नहीं मानेंगे। नेतन्याहू और उनके जो आईडीएफ के कमांडर हैं, उनको मौका चाहिए, उनको एक खबर मिलनी चाहिए कि एक स्कूल में या एक अस्पताल, झूठी खबर भी चाहे मिल जाए, उनको एक झूठी खबर मिलनी चाहिए कि एक स्कूल में, एक अस्पताल में या एक मस्जिद के अंदर 5 आतंकवादी यानी हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं, या हमास के लीडर एक मीटिंग कर रहे हैं। खुशी की लहर छा जाती है वहां पर, क्योंकि उनके 12 जहाज पिछले 2-3 दिन से खड़े हैं 24 बॉम्ब लोड करके, उनको हुक्म नहीं मिल रहा हमला करने का। तो वो जो 12 जहाज के जो पायलट हैं वो सर खजुआ रहे हैं कि हम 48 घंटे से जमीन पे बैठे, कोई तो टारगेट दे दो बम गिराने के लिए। तो जैसे ही उनको बोलता है कि आदेश मिलता है कि फलाने फलाने
स्कूल पर या अस्पताल पर या मस्जिद पे बम गिरा दो। ये जो 12 पायलट हैं जो कि 48 घंटे से जहाज के पास बैठे बैठे चाय कॉफी और सैंडविच खा रहे थे, इनमें खुशी की लहर छा जाती है कि एक तो टारगेट मिला यार, कुछ तो करने के लिए मिला। इस चीज को समझना पड़ेगा। ये सोचना कि हमास लड़ रहा है तो एक दिन जीत जाएगा, मैं प्योरली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि एक हमास तो लड़ रहा है जी, आज तक भी लड़ रहा है, आज तक भी हमास काउंटर अटैक कर रहा है। कल ही हमास ने 2 मरकवा टैंक उड़ा दिए। या ये सोचना कि इजराइल तो हार रहा है। कल ही अखबार में आया था कि 8 इजराइल के रिजर्विस्ट ने जो है मना कर दिया लड़ने से। तो ये सोचना कि इन सब वजह से हमास फाइनली इस लड़ाई में मिलिट्री तौर पर आईडीएफ को हरा देगा और आईडीएफ सफेद झंडा खड़ा कर देगी और हमास गजा में एक विक्ट्री परेड करेगी फिलिस्तीन के झंडे के साथ। ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा। 10 साल में नहीं होगा, 50 साल में नहीं होगा, 100 साल में नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका खड़ा है उनके पीछे। किसके पीछे? नेतन्याहू के पीछे, इजराइल के पीछे। 20 जनवरी के बाद भी मैं बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो शांति लाने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी, वो शांति इस शर्त पे होगी कि हमास हथगोले से तो क्या, हमास पत्थर से भी हमला ना करे, तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर शांति ले आएंगे। ये देखिए, युद्ध जब होता है, हारने वाले को समझ लेना पड़ता है कि ऐसा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, अंग्रेजी में शब्द है टिपिंग पॉइंट। हारने वाले को हारने वाली बात कहां से आ गई कैप्टन साहब? हारने वाली बात कहां से आ गई? कौन कह रहा है कि मैं हार गया? कौन कह रहा है? और गिड़गिड़ा, हमास को नहीं गिड़गिड़ा रहा है कि आप जो है वो कर दीजिए, कि साहब हमें जो है सीज फायर कर दीजिए। मुझे तो नहीं दिखाई दिया कोई ऐसा कि साहब मुझे सीज फायर कर दीजिए। नहीं, ये गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं है। ये बात ऐसी है कि तो हार वाली बात, वो अपनी, अगर उनको करना होता तो बहुत पहले उसकी बात मान लेते इजराइल की, और 50,000 जान लग जाती। देखिए, मैं हमारा एग्जांपल देता हूं। भारत पाकिस्तान ने 1965 में सीज फायर किया, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला कि ये डर गया, ये हार गया, मैच जीत गया, मैं जीत गया। सीज फायर, देखिए मैच्योरिटी होती है। 71 में हमने सीज फायर किया, शिमला एग्रीमेंट साइन किया ना। हमने बोला कि पाकिस्तान डर गया, हिंदुस्तान जीत गया ना। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट में आके बोला कि हिंदुस्तान डर गया, घुटने पे आ गया, इसलिए उन्होंने आके। लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग है कैप्टन साहब, दोनों की सिचुएशन अलग है। वहां फिलिस्तीनी मुसलसल मारे जा रहे हैं, आज नई बात नहीं है। वहां लाखों लोग पहले भी मारे जा चुके हैं, कैदी बनाए जाते हैं, उनकी जिंदगी जो है वो अजीरन है, वो खुल के रह नहीं सकते हैं। जब जो चाहता है सिपाही जाता है और कहीं औरतों को उठा के ले जाता है, कहीं नौजवानों को गोली मार देता है, कहीं कैद कर। ये जो सिचुएशन है उसकी लड़ाई वहां पे, तो जो मर ही रहे हैं उनको मरने से क्या है? और यही वजह है, आप फिर वही कह रहे हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप का एक पत्थर न मारो और ये जाकर के मारे, कैसे होगा बताइए आप? डॉक्टर रिजवी, देखिए मेरे कहने का मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इजराइल को ये युद्ध लड़ने में मजा आ रहा है। ये मजा आ रहा है तो दुनिया, तो फिर अमेरिका भी की पोल खुल गई। अमेरिका जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, इंसानियत में, वो सब बेनकाब, सब बेमानी हो गई चीजें, तो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। देखिए, ये सोचना कि अमेरिका इजराइल को अलग अलग छोड़ देगा, ये तो कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन पर्दादारी भी तो होती है कैप्टन साहब, कोई पर्दादारी भी तो रखी जाएगी। देखिए, इमोशनल चीजों से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं चलती है। अमेरिका चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल कितनी भी गलती कर दे, 7 खून कर दे, अमेरिका कभी इजराइल का हाथ नहीं छोड़ेगा, इजराइल को डूबने नहीं देगा, इजराइल को हारने नहीं देगा। अमेरिका कभी भी जूस को वहां से भागने के लिए, जो आपकी बात 100% नहीं होनी, बात कैप्टन साहब 100% सही है। उसकी वजह क्या है मुझे पता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका जो कमांड करता है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो इजराइल के जरिए, तो इसलिए वो एक तरीके की प्रॉक्सी है उसकी।
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं। और ये अभी तक जो लड़ाई चली है, ये अमेरिका ही लड़ रहा है। इजराइल में इतना बूता नहीं, तब तक इजराइल वहां बचता नहीं कैप्टन साहब, इजराइल तो खत्म हो जाता। तो ये बात सब जानते हैं। और ईरान भी जो तैयारी अपनी किए हुए है, वो इजराइल को सामने रख करके तैयारी नहीं उसकी, या जो भी है। तुम्हारा हाँ तजावत साहब। हाँ, जी मैं एक चीज कहना चाह रहा था मुमताज साहब कि दरअसल कैप्टन साहब का जो असेसमेंट है वो दरअसल वो मिलिट्री पावर की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आमने सामने की लड़ाई है तो उसमें वो कभी भी हमास या हिजबुल्ला या वो नहीं जीत सकते। पर मैं कैप्टन साहब से एक बात कहना चाहता हूँ मुमताज साहब, आप भी सुनिए इस चीज को। ये जो युद्ध है वो थोपा हुआ है इजराइल का, इसमें हमास हिजबुल्ला या उनके पास कोई चॉइस नहीं है ना। ये ठीक वैसी ही लड़ाई है जैसे कि अगर मान लो भेड़िया मेमने का शिकार करेगा तो वो क्या करेगा, वह तो प्रोटेस्ट ही करेगा ना, वो जितना भी होगा। हिरण को अगर जब सामने मौत होती है तो वो तो बिल्कुल सींग मारेगा ना उस शेर के, वो थोड़ी ना बर्दाश्त कर पाएगा। तो ये तो दरअसल अस्तित्व की लड़ाई है हमास और उनके लिए। पर जब और ना ही ये दो मुल्कों की लड़ाई है। इस चीज को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझे तो ये बताएंगे कि देखिए, ईरान ने इजराइल से लड़ना नहीं चुना, है ना। इजराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी ईरान है वो खुले तौर पर इजराइल से लड़ना उसने मुफीद नहीं समझा। उसने नहीं समझा कि अभी लड़ाई में जाना ठीक है। पर ये जितने जो ग्रुप्स हैं, हमास है या जो हिजबुल्लाह है, होती है, तो यह सब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। उन सब की लड़ाइयां दरअसल मजबूरी की लड़ाइयां जो ईरान ने थोपी हुई है। और दूसरी बात यह कि इजराइल वहां एकदम ताबड़तोड़ बम्बार्डमेंट करता है, लोगों को मार रहा है, कुछ पता ही नहीं है। और यहां तक तो वो छोड़िए, अभी शायद कोई मतलब कोई आज ही की बात है, आज या कल शाम की बात है, लगभग कल सुबह की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें ये हो रहा था कि वो जो WHO के जो टेड्रोस आए, जो हेड है WHO के हेड, वर्ल्ड हेड ऑर्गेनाइजेशन के, वहां यमन में हेल्प के लिए, उन पे भी इराक ने वो सॉरी इजराइल ने जानबूझ के वहां पे उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की है ना। तो वो भी है। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि अगर यही चलता रहा तो स्थिति बहुत भयानक है, अब क्या कहा जाए। और इजराइल के पास इस दुनिया को बताने के लिए कोई खास पक्की चीजें हैं नहीं, पर वह फिर भी वह अपनी जो लड़ाई की जो मंशा है वो पूरी करने के लिए आम जनता को मार रहा है वहां पे। मतलब ये जो शासन सत्ता का जो सबसे खराब रूप जो देखने को मिलता है वो आप इजराइल की सरकार में देख सकते हैं। और जो राष्ट्रवाद का जो सबसे खराब जो नंगा नाच जो देखने को मिल रहा है वो आप इजराइल में देखने को कर सकते हैं। तो यहाँ पे दरअसल मिलिट्री असेसमेंट की बात तो एक तरफ है, ये मानते हैं कि आमने सामने की लड़ाई में कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है, पर उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जो भी लड़ रहे हैं वो बस उनके पास जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई या उसकी रक्षा के लिए। मान लो आपको कोई पीट रहा है, कोई मजबूत या ताकतवर आदमी, तो आप क्या करेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप पूरी तरीके से मार खाते रहेंगे या जितना आपसे हो सकता है वो करेंगे। तो वही कर रहे हैं जहां तक मेरा ख्याल है मुमताज साहब, आपका क्या? बिल्कुल। और नहीं, और वो मार खाते रहे नहीं, वो पत्थर से एक मुद्दत तक लड़ते रहे, पत्थर से। अब सवाल ये है कि भाई पत्थर से लड़ते लड़ते आदमी फिर तैयारी भी करता है, जब उसको ये लग रहा है कि हमें लड़ाई लड़नी ही है तो फिर तैयारी की तो अब वो इस तरह से है। और सवाल ये है कि कैप्टन साहब जो बात कर रहे थे, मैं ये सही है कि उन लोगों को मार रहा है और उसको मजा आ रहा है। और अमेरिका जो है वो तो हथियारों की मंडी सजाता है, तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ और मारो, जैसा कि आपने कहा कि वो कह रहा है। और जो बाइडेन चूंकि जाने वाले हैं तो उनको लग रहा है कि जितना जो कर सकते करते रहो, सपोर्ट करते रहो। तो खैर ये लेकिन उसकी इमेज जो इंटरनेशनल सतह पर खराब हो रही है, वो कभी भी वो इमेज धुलेगी नहीं। और जिस तरीके से ये हुआ, ये हम बात कर रहे हैं, हम
चूंकि सिर्फ जो है मैं आपको मुझे एक बात कहना चाह रहा था, जो ये बात ये है कि दरअसल ये प्रोटेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो दुनिया के जितने भी जो मूवमेंट हुए हैं, जो खासकर दमन के खिलाफ होते हैं, तो उसमें जो अलग अलग होते हैं उनके अलग अलग तरीके, जैसे कि भारत ने जो तरीका अपनाया था वो एक तरीके से, जिसमें एक तरीका अहिंसा का भी था जो गांधीन स्टाइल था। तो गांधीन स्टाइल इसलिए यहाँ सक्सेसफुल हो पाया कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो पार्शियल तौर पे डेमोक्रेटिक थी, मतलब वो पार्शियल इन द सेंस की मतलब 10% डेमोक्रेसी थी। मान लो जैसे कि कोई अगर उनको किसी को बताना भी था कि ये अपराधी है तो वो नाटक सारा करते थे। भगत सिंह को फांसी पे लटकाना था तो उन्होंने उससे पहले कोर्ट भी की, फिर उसके वो कानून भी बगाड़ते थे और फिर उसके बाद में वो सजाएं भी देते थे। तो वहां पे अहिंसक आंदोलन संभव था, पर ये वही था जहां ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो यूपी और बिहार में था, जहां की अंग्रेज सरकार सीधी सीधी थी। राजस्थान में या दूसरे इलाकों में ये सब संभव नहीं था, जहां की रियासतें थी, क्योंकि वहां तो अगर राजा महाराजे अगर आपको गायब करके कहीं मार डालते तो उस पर कोई कानून व्यवस्था का इतना शिकंजा नहीं कर सकते थे अंग्रेज जैसा की। तो ये चीजें थी। तो अलग अलग प्रोटेस्ट के अलग अलग तरीके होते हैं। क्रांतिकारी तरीकों में क्या होता है कि समय कम लगता है और लोगों में अवेकनिंग ज्यादा आती है। और ये जो सब कुछ हो रहा है, अब आप देखिए, एक सर्वे के हिसाब से फिलिस्तीन का हर चौथा आदमी इस लड़ाई से इफेक्टेड है। किसी का भाई मारा गया है तो किसी का कुछ मारा गया है, और वो बहुत बुरी तरीके से, मतलब जो जिसके अपने खुद के लोग मारे गए। तो ये जो चारों लोग जो इफेक्टेड हैं, ये एक एक करके ये लगातार अंदर जो उनके अंदर जो प्रतिरोध का जो जज्बा है वो और मजबूत हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब पूरा फिलिस्तीन इफेक्टेड हो जाएगा तो वो लगते हैं कि ये पूरी तरीके से इजराइल सुरक्षित है? मुझे तो नहीं लगता कि इजराइल सुरक्षित है। फिर वैसे ही इजराइल का अगर देखें तो वहां इजराइल का हर 10वां आदमी इफेक्टेड है। तो क्या है, मतलब आखिर में जो क्या एक टाइम तो ऐसा आएगा, मुझे उम्मीद है मुमताज साहब, जबकि वहां की आवाम समझेगी कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आम आदमियों की लड़ाई नहीं है, ये खासकर जो अमीरों की लड़ाई है। ये लड़ाई कभी भी खत्म हो सकती थी, पर क्योंकि वहां पे अमेरिकन हित वहां काम कर रहे हैं, इजराइल के हित काम कर रहे हैं, खासकर व्यापारिक हित काम कर रहे हैं, और वो काफी बड़े बड़े लोग हैं जो कि सीधे सीधे युद्धों में नहीं जाते हैं। इजराइल में देखिए कौन जा रहे हैं, यंग बच्चे ही तो जा रहे हैं ना वहां पे, सोल्जर्स, खासकर इजराइल की। आप अब बहुत सारे वहां से जो पिक्चर्स वगैरह आ रहे हैं, यंग लड़कियां जा रही है, कॉलेज की लड़कियां जा रही है वहां लड़ाई लड़ने के लिए, अपने उधर कमर में वो AK-47 लाद के। तो वहां के यंग बच्चे जा रहे हैं जो वहां की पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं। वहां का कहाँ कोई अमीर आदमी, न तो इजराइल का मुझे इस लड़ाइयों में नजर आया है, न वहां। और जो मारे जा रहे हैं वो जितना ज्यादा गरीब, जो जितना ज्यादा कमजोर, उससे उतना ही अटैक हो रहा है। तो प्रतिरोध के अलग अलग तरीके हैं। तो प्रतिरोध का जो तरीका उन्होंने चुना है हमास वगैरह ने, इससे पहले भी प्रतिरोध के तरीके थे, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। जो शांति वाले तरीके थे वो इजराइल को बहुत समझाते भी थे, फिलिस्तीनी लोगों के मूवमेंट भी थे, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। तो एक नया तरीका सोचा है उन्होंने प्रतिरोध का। यूएनओ ने कितनी बार टू नेशन थ्योरी पे फैसला आया, यूएनओ में भी आया, लेकिन इजराइल को मानना ही नहीं। और जो सीज फायर की बात है, देखिए सीज फायर अभी हिजबुल्ला, कैप्टन साहब जो बात कर रहे थे भाई, अभी लेबनान में हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी वो देसी जबान में कहे कि उंगली कर रहा है इजराइल, मान तो रहा नहीं, हमले कर ही रहा है। तो और फिर जो बड़ा सपना लेकर के बैठा हो साहब में ग्रेटर इजराइल, और नेतन्याहू को शायद ये लग रहा हो कि साहब मारने से कहीं मैं तारीख रकम कर दूं ऐसा करके, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल मेरे साथ एक और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं, फदील अहमद साहब, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फदील अहमद साहब भी जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, अपने अंदाज बात करते हैं। वो कहते हैं मैं वेस्टर्न मीडिया का सहारा नहीं लेता हूं, मैं खुद देखता हूं और एनालिस्ट करता हूं दूसरे सोर्सेज लेकर के। बहरहाल मैं एक चीज, ये अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजा सिंह राजपूत साहब, उन्होंने एक बात कही इस पूरे बहस के दौरान कि इजराइल के साथ अमेरिका भी अलग तलग पड़ जाएगा, दूसरा नाटो तैयार होगा, ब्रिक्स हो या OIC, जैसे कुछ ना कुछ होगा। अगर ये जुल्म नहीं रुका,
मनमानी इसी तरीके से होती रही सारी बड़ी आजमाइश, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्या लग रहा है दूसरा नाटो बनेगा फजील साहब? क्योंकि अगर ये नहीं मानेगा और अमेरिका जो है इनको पूरी सपोर्ट इसी तरीके से करता रहेगा। देखिए, अभी तेजावत साहब ने जो बातें कही वो बिल्कुल सटीक विश्लेषण है, और हम उस पर अब नहीं जाना चाहते हैं दोबारा वही बात करने। बस एक यूएन की बात करेंगे हमने कई बार आपसे कहा कि यूएन की हालत जो है ना, हम लोग के गांव में जब हम लोग तरबूज और का खेत लगाते थे तो डंडे में एक पुराना कुर्ता टांग देते थे, और उस पर उसकी ऊपर से एक हंडिया लगा देते थे। तो दूर से कोई जानवर देखता था तो उसको लगता था कि इसमें कोई आदमी खड़ा है, तो कुछ उसको बजूका बोलते थे। क्या बोलते थे? बजूका बोलते थे, बजूका। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है, लेकिन वही हाल यूएन का है। यूएन से डर कौन रहा है? बगल में पाकिस्तान नहीं डर रहा है, बांग्लादेश नहीं डर रहा है, म्यांमार नहीं डर रहा है। ये सब बहुत बड़े बड़े कंट्री के तो छोड़ ही दीजिए, उसका कुछ हैसियत नहीं है, औकात ही नहीं है कुछ यूएन का। ये तो अमेरिका ने अपना एक पिट्ठू बैठा रखा है कि जो है वो पलीता जो होता है ना, बम लगाते हैं जब पलीता, उसमें खूब आग लगती है, लोग कान बंद कर लेते हैं और छुर 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 जलता है, फिर फुस हो जाता है। बस वही है और कुछ नहीं है। तो यूएन की तो बात छोड़ दी। अब जिस कंट्री को जितनी अपनी ताकत है वो जो चाहे कर ले। कोई इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका ने ऐसा माहौल बना रखा है दुनिया के अंदर कि कोई किसी को, और मैं इस बात में बहुत दम है राजा सिंह राजपूत की बात में, कि जिस तरह से ब्रिक्स तैयार हो रहा है, जिस तरह से ओआईसी तैयार हो रहा है, नेटो के भी कंट्रीज, क्योंकि देखिए अमेरिका ने भी डिमांड कर दी है कि अपनी जीडीपी का 2%, पहले 1% लेते थे, अब जीडीपी का 2%। अब सोचिए कि दुनिया की हाईएस्ट जीडीपी वाली कंट्री उस नेटो कंट्री में है, और वो अपना 2% अमेरिका को बिना कुछ किए दे रहे आराम चुपचाप। तो आजकल तो आर्थिक मंदी का दौर सबके ऊपर है, और ये बात अब नेटो कंट्रीज को बहुत खल रही है। लोगों ने विरोध दर्ज किया है कि भाई हम 2% क्यों दे आपको, आप करते क्या हमारे लिए? तो उनका 2% देने का जो है वो प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे ही फ्रांस जो है उसकी लीडरशिप कर रहा है, फ्रांस खुलेआम नेटो के खिलाफ आ जाता है कई बार। तो धीरे धीरे ये बात में दम है कि नेटो में भी एक अलग गुट तैयार होगा, अमेरिका वहां भी अलग थलग पड़ेगा। अगर ट्रंप आने के बाद अगर वो कथनी करनी में अंतर है, झूठ बोलेंगे या धोखा देंगे, तो फिर उनके साथ भी वही होगा। अभी उनके ऊपर काफी लोगों का भरोसा है कि वो कह रहे हैं कि हम दुनिया से जंग को समाप्त करेंगे, पूरी दुनिया से जंग को समाप्त करेंगे। तो जंग तो दो ही जगह हो रही दुनिया में, एक यूक्रेन में हो रही है, एक फिलिस्तीन में हो रही है, बाकी तो कहीं जंग नहीं हो रही है। और इजराइल ने आज एक कह दिया कि हम जो है हूती का कोई जवाब नहीं हमारे पास, जिस तरह से आज तेल अवीव के मारा है वहां पे, और आज उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास इनका कोई जवाब ही नहीं है, ना हमारे पास कोई इलाज है, हम अब लाइला। अमेरिका का बेड़ा वहां से भाग गया और अपना जहाज भी लेके भाग गया, और वो कहाँ है ये भी नहीं पता, डूब गया कि कहीं रिपेयरिंग कर रहे हैं वो लोग, वेल्डिंग वेल्डिंग कर रहे हैं उसको, तो वो भी नहीं पता। तो पूरी तरह से लाल सागर तो मतलब खाली हो गया है। और हूती ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में बैठा हुआ है, ऐसे कॉर्नर पे बैठा हुआ है कि वो उसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। या तो आप नया, अभी जैसा कि इजराइल ने अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि हम नया एक रास्ता बनाएंगे, अरे भाई जब बनाओगे तब बताना, अभी तो बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में, ऐसे थोड़े हो जाता है कि आज बोला और कल तैयार हो गया। तो ये सब चीजें चल रही हैं मुमताज भाई, और बेहद इजराइल घबराया हुआ है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि रावण जो है बस लंका को जलवाई के मानेगा, वो मानेगा नहीं। ऐसे अहंकार इतना, देखिए बात ही करने में तैयार नहीं है बिल्कुल किसी से भी बात। आज सीज फायर के लिए कह दिया कि उसमें 10-15 शर्तें और जोड़ दिया। तो अब वो कतर में मीटिंग हुई थी तो वहां भी कह दिया कि भाई 10-15 शर्तें और जोड़ रहा है उसमें। तो इन सब चीजों को लेके कहीं बात बनने वाली नहीं है। जी मुमताज। बिल्कुल कैप्टन साहब, मैं थोड़ा आऊंगा ये यहाँ से निकल के यमन और इजराइल को लेकर के।
यमन ने जिस तरीके से अमेरिका के ड्रोन्स मारे, और उनके आज भी एक खबर आई बहुत बड़ा हमला किया था जिसका जिक्र कर रहे थे, तो यमन ने अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी फाइटर जेट को मारा, और उससे जो है, और वो मलबा भी दिखाया है वहां पे कि ये हमने मार के गिराया। ये सब चीज ठीक है। बिन गुरियन एयरपोर्ट पे जो अटैक किया है, बहुत बड़ा अटैक यमन ने किया है, जिसमें वहां का मीडिया तो बता ही रहा है कि 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए, ये बता रहा है। लेकिन इसको कितना बड़ा अटैक आप मानते हैं कि 2000 किलोमीटर का सफर तय करके अगर वो अटैक कर देता है ये यमन, तो इसको कैसे आप देखते हैं कैप्टन साहब? देखिए, फौजी तौर पे देखा जाए तो ये बहुत सक्सेसफुल अटैक है। 3 चीज मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं हूती की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3 चीज मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। एक, ये दर्शाता है कि हूती के पास जो हथियार हैं वो टेक्नोलॉजिकली बहुत मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं, सुपीरियर हैं। दूसरी चीज ये दिखाता है कि हूती के पास एक ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन है, यानी सोचने का तरीका है, जिससे कि इन्होंने बेन गुरियन पर जो हमला किया है उसको अंजाम दिया। ये भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काबिले तारीफ है। तीसरी चीज सबसे बड़ी है कि हूती ने फिर से कहा है कि वो भविष्य में भी ऐसे हमले करता रहेगा, यानी दिखा रहा है कि हूती जो है अपना जज्बा मेंटेन किए जा रहा है, जो मोमेंटम है उसको मेंटेन किए जा रहा है। लेकिन इतनी बात करने के बाद मैं इतना कहूंगा कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो डैमेज है, देखिए, एक फौज में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, कि जब मेरे ऊपर एक बम गिरा या मेरे घर के ऊपर बम गिरा तो कितनी क्षति हुई, क्या मेरा घर रहने लायक है या मुझे अब किराए के घर में शिफ्ट करना पड़ेगा। बेन गुरियन एयरपोर्ट पे जो हूती ने हमला किया सक्सेसफुल है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हथियार वहां पहुंच गया, वहां जाके फटा, काफी बड़ी तादाद में लोग घायल हुए। लेकिन बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से अभी काम कर रहा है। मैं इजराइल की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि बेन गुरियन एयरपोर्ट में दिन में या रात में जितने जहाज लैंड करते थे या टेक ऑफ करते थे, वही तादाद में अभी भी लैंडिंग कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं। उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिस तरह से काम कर रहा था, एयरपोर्ट में रेडार होता है जिस तरह से काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है। एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है, हम सब जानते हैं क्या है, अराइवल एंड डिपार्चर, वो अभी तक सही तरीके से काम कर रहा है। तो जहां हूती की काबिलियत पर मैं उनको ताली बजाकर, जोश और होश के साथ मैं ताली बजाकर उनकी तारीफ करना चाहता हूं, लेकिन इससे इतना बड़ा कोई डैमेज नहीं हुआ है। अटैक बहुत सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इतना बड़ा कोई खास डैमेज नहीं हुआ जिससे कि युद्ध की वो कैप्टन साहब, वो इजराइल अपने आप को इजराइल की तरह बनाकर नहीं पेश करना चाहते दुनिया के सामने, उनका ये भी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि तुम अब जैसा करोगे, अगर तुम एयरपोर्ट पे तुमने किया तो हम तुम्हारे एयरपोर्ट पे करेंगे। ये उन्होंने कहा है कि अगर तुम अब हमारी बस्ती करोगे तो हम तुम्हारी बस्ती मारेंगे। इस तरह का जो अनाउंसमेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये चाहते थे कि ऐसी जगह मार दें जहां लोग भी मर जाए, क्योंकि जो इजराइल ने किया है तो उसमें आप देखिए कि दूसरे लोग भी मारे गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे यमनी लोग मारे गए। तो मैं इस पे भी आऊंगा, चूंकि टाइम कम है। मैं जाऊंगा ये अपने तजावत साहब पास। प्रोफेसर तजावत, यमन को क्या लग रहा है कि ये कितना स्ट्रांग है, क्योंकि अमेरिका भी वहां से अपने बेड़े उड़े देके भाग खड़ा हुआ है, वहां रुक नहीं रहा है, और अब वो इजराइल की तरफ अगर डरना होता तो चलिए हम मान लेते हैं, जो मीडिया में खबर आई कि हमास को तबाह कर दिया, हिजबुल्लाह को, तो डर जाना चाहिए था हूती को, तो कि अब मेरी बारी है, मुझे मार देंगे, तो भाई ऐसे हाथ उठा लेते।
लेकिन इसके बावजूद हमला क्यों? क्या डर नहीं है, क्या है? मुमताज साहब, डर के भी करेंगे क्या? कोई चॉइस थोड़ी ना है। और डर के तो रहा नहीं जा सकता है ना। तो दरअसल ये अस्तित्व की लड़ाई है, आपकी आइडेंटिटी की लड़ाई है, नहीं तो मिटा दिए जाएंगे। अगर डरना ही है तो खत्म कर लेंगे क्या? ऑस्ट्रेलिया में वहां की जनजातियों को क्या गोरों ने पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया? आज ऑस्ट्रेलिया में जिनकी सरकारें हैं वो क्या वहां के जो मूल निवासी हैं उनकी हैं क्या? अमेरिका में जिन लोगों की सरकारें हैं वो भी तो सारे वाइट ही हैं, क्या वो रेड इंडियंस की है? नहीं है ना। तो वे ही जातियां जिंदा रही है जिन्होंने प्रतिरोध दिखाया है। जिन जातियों ने, जिन कल्चर्स ने, जिन समाज ने, जिन सोसाइटीज ने और जिन रिलीजियंस ने अपना कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया है, इतिहास में केवल वो इतिहास की वस्तु रह गई है। आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। और ऐसे ही ये जो पूरा कल्चर है जो यमन में है, जो कंपोजिट कल्चर जो वो शेयर करते हैं, लेबनान के साथ शेयर करते हैं, सीरिया के साथ शेयर करते हैं, या कि ये लोग फिलिस्तीनियों के साथ शेयर करते हैं, तो वो जो कल्चरल सिमिलरिटीज हैं उसी के कारण उनमें एक खास चीज है, एक खास तरीके की जो मान्यताएं हैं, जिसको ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड खत्म कर देना चाहता है, तो वो कभी होगा नहीं। तो अस्तित्व की रक्षा के लिए तो हर कोई लड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी चीजों के लिए, और लड़ना भी चाहिए अगर वो इस दुनिया में अपनी चीजों के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। नहीं तो दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है कि वो गुलाम बन जाए और उनकी गुलामी करते रहे। गोरे साहब आएंगे और गोरे साहबों की सारी चीजें चलेगी, उन्हीं की अदालतें होगी, उन्हीं की सब कुछ होगा, और वो कर भी रहे हैं। और ये कोई बहुत नामुमकिन सा नहीं है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी सुनने में हो सकता है कि ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लगे, और अभी है, पर जब तक ये 9/11 नहीं हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने वहां की इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन नहीं मरे थे, तब तक क्या अमेरिका को ये यकीन, वो तो अजय समझ रहा था, वो तो समझ रहा था कि उसको तो कोई चैलेंज मिल ही नहीं सकता। एक लड़ाई का एक नया तरीका इजाद हुआ। मैं उसका फेवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मारे गए लोग जो थे वो जो थे वो उनका कोई कसूर नहीं था, है ना। पर वहां पे जो व्हाइट हाउस पे, पेंटागन पे भी तो वहां पे हवाई जहाजों का हमला हुआ था, जो ओसामा बिन लादेन की जो मूल थी। पर मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो जंग संहार हो रहा है उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, युद्ध के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, और उनको, उनसे बचने के लिए भी तरीके इजाद हो रहे हैं। जब बहुत टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो हर कहीं पे, एयरपोर्ट्स पे, सिनेमा हॉल में आपकी चेकिंग होती है। आज से 50 साल पहले तो ये सब नहीं होता था। चेकिंग होती है, एक एक बैग चेक किया जाता है कहीं बॉम्ब तो नहीं है। जब से एरोप्लेन्स का अपहरण होने लगा, तब वहां पे एयरपोर्ट्स पे वगैरह इतनी तो जिंदगी तो मुश्किल हो ही रही है ना। आपको क्या चेकिंग में, क्या अमेरिकन को, क्या इंडियंस को, या कहीं पर भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां जहां ये सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है, तो वो कोई बहुत ज्यादा सुखद तो है नहीं। तो उसका वापस सुरक्षा भी ढूंढी जा रही है, और लड़ाई के नए नए तरीके भी इजाद आ रहे हैं। और अगर मान लो पहले कोई सोच सकता था कि किसी एक बहुत सारे, अब तो परमाणु बम, अगर मान लो इन सारी जैविक हथियार क्या बनाना मुश्किल है। कोरोना को तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो अगर वही सारी चीजें अगर वो आ जाती है, और रासायनिक हथियारों का भी वो, मुझे लगता है कि अगर आप पूरा उसमें चीजें देखेंगे, बहुत सारा लिटरेचर दरअसल मीडिया में आ नहीं पाता है। पर ये जो प्रतिरोध करने वाले लोग हैं उनके आप लिटरेचर को पढ़ेंगे, जो कि मुझे संयोग से कुछ कहीं इधर उधर मिल गया, जो कि मतलब सुना मैंने भी, है नहीं मेरे पास, पर ऐसा सुनने में आया। हालांकि ऐसा लिटरेचर रखना भी अपराध है। तो ये है कि ऐसा सुनने में आया कि वो जो चीजें हैं वो बहुत खतरनाक हैं। जो लोग कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि दरअसल रासायनिक जो एंथ्रेक्स का मामला आपको अगर याद हो, तो जहां आपको पोस्टेज, मतलब बहुत सारी जो कुरियर और उन सेवाओं से आपको वो मिलता था एंथ्रेक्स, अमेरिका में बहुत सारे जगहों पे, पर वो इतना फैल नहीं पाया। तो आप मतलब कहां तक बचेंगे? जब तक न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये प्रतिरोध तो चलता रहेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता है मुमताज साहब। वो नए तरीके इजाद करेंगे, वो वापस नए तरीके करेंगे,
और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि आप लोग हार कर बैठ नहीं जाते हैं, तब तक ये चलता रहेगा मुमताज साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, और ये बिल्कुल तजावत साहब आपने सही कहा कि ये सिलसिला जारी रहेगा, और जब तक कि और उनकी शर्त क्या है यमन की या हौती की, वो कह रहे हैं कि आप गजा खाली कर दीजिए, आप गजा पे कब्जा न कीजिए, आप मजलूमों पे हमला न कीजिए, हम भी छोड़ देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग भी है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हिजबुल्ला भी है, हिजबुल्ला खामोश नहीं बैठा। रिपोर्ट ये है कि हिजबुल्ला भी अपनी फिर से रीयूनाइट या जो भी अपनी तैयारियां वो भी कर रहा है। लेकिन एक खबर जो आ रही है, बहुत दिन से हम लोग उस पर चर्चा भी कर रहे थे, जॉर्डन में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल के अब सामने आए हैं, यमन को लेकर के भी, और गजा पे जो अटैक हुआ इसको लेकर के बहुत, और यमन में भी प्रोटेस्ट हुआ जब हमले के बाद। और अभी एक साहब ने कहा कि जो कैप्टन साहब ने कहा कि एयरपोर्ट वहां का चालू हो गया, तो एयरपोर्ट तो यमन का भी चालू हुआ, उन्होंने बताया कि 4 ही घंटे लगे, और उसके बाद वो वहां पर भी, जबकि वहां पे जेट से किया था, तकरीबन 100 फाइटर जेट फाइटर से वहां पे अटैक किया गया था। तो खैर ये चीजें हैं। मैं अब थोड़ा से रुक करूंगा फजील साहब की, जो प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है जॉर्डन में खास तौर से जिस तरीके से, तो क्या लग रहा है कि क्या उसी की एक तैयारी है, या एक सिचुएशन की खामोशी से अब उधर यमन और इजराइल लग गया है, और इधर ये तैयारी कर रहे हैं हमास अपने तौर पे, क्योंकि अभी सुरंगों को तो पता लगा नहीं, अब ये तो पता चल नहीं रहा है कि कौन कहां क्या कर रहा है अंदर, ये वहां तक नहीं पहुंच पाए। पहुंच पाते तो ये अपने कैप्टन को छुड़वाते, लेकिन वहां तक न, हवाई हमले भले ही ये कर दे ऊपर ऊपर जा करके, और अभी बर्गर खाए जैसा कि उन्होंने बताया कैप्टन साहब ने, और 12 खड़े हुए हैं और जाके बम गिराते हैं। देखिए बम गिराना बड़ा आसान है, गिराए चले आए, क्योंकि उनको जान का खतरा है नहीं। लेकिन जो गजा के अंदर लड़ रहे हैं उनसे जरा पूछो वो क्या सोच रहे हैं। 12 जहाज तो खड़े हैं, आप तो चूंकि जहाज वाले मैन वो है, पायलट है और कैप्टन है, लेकिन जरा से जो बंदूक से लड़ रहे हैं आमने सामने, उनसे पूछो, वो तो ये सोच रहे पता नहीं किस बिल से निकल के आके मार देगा हमें, तो भागो यहां से। तो ये दोनों फर्क है। और दूसरी चीज देखिए, हम तो करबला वाले हैं, 72 शहीद हो गए, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं मानते कि यजीद जीत गया, और यजीद जीता भी नहीं। आज जो चर्चा है वो इमाम हुसैन की है, यजीद की नहीं है। तो हम वो वाले हैं, तो शहीद हो जाना हारना थोड़ी है, शहीद तो वही होते हैं जो जीतने का हौसला रखते हैं। तो वो ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं फजील साहब, चूंकि वक्त कम है अब, कि क्या ये जो प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, ये सब इसी तरफ तो नहीं लग गए अब कि साहब अब ये जॉर्डन को तख्ता पलटो फिर घुसो अंदर। जब आ रही है कि एयरपोर्ट की 4 घंटा एयरपोर्ट बंद रहा, 16 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया और कई कई घंटे फ्लाइटों को ऊपर ही रोका गया। ऐसा नहीं है, इजराइल चूंकि वेस्ट मीडिया उसी तरह से दिखाती है ना, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। एक छोटा सा हम उदाहरण बता रहे हैं आपको। राजनीति में हम लोग जो देखते हैं, जैसे कांग्रेस लंबे समय से राजनीति की इंडिया के अंदर, तो बहुत से लोग जो है वो जाते हैं कांग्रेस ऑफिस 24 अकबर रोड या 10 जनपद, तो जाके अपने समर्थकों के बीच में जो वो पूछते हैं कि कहाँ गए थे, तो कहा कि 24 अकबर रोड गए थे। अरे सोनिया जी को देखे हम बड़ा दुबली हो गई हैं, अब हमसे कहीं कि तुम इतना टाइम क्यों लगाते हो, आए नहीं, तुम इतने दिन बाद आ रहे हो। और उसको मतलब ये लगभग सभी पार्टियों में ऐसा चलता है कि वर्कर जो है जाके घूमता है, वहां चाय पीता है 24 अकबर रोड पे, और जब उसका कोई समर्थक मिलता है उसके क्षेत्र में तो कहता है कि गए थे 24 अकबर रोड, सोनिया जी मिली थी, कह रही थी कि सोनिया जी भी बहुत दुबली हो गई हैं, कुछ बीमारी हो गई है लगता है उनको। पूरी ऐसे चर्चा करेगा जैसे वो पूरा उनका घर का आदमी है और मिल करके आया है। ऐसी संख्या हर पार्टी में बहुत ज्यादा है, और आजकल जैसे पूरा नकली मुद्रा असली मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, तो पूरी दुनिया में इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं जो झूठ बोलना और मन गढ़ंत बातों को फैलाना और करना करते हैं। और अंदरूनी बात क्या है कि हमने तो आपको 1 महीना पहले भी कहा था कि जॉर्डन से ही शुरुआत होगी, और अब इजराइल जो है, इजराइल की लड़ाई
जब तक पैदल सेना नहीं आगे बढ़ेगी, और फिलिस्तीन नहीं, अब तो इजराइल पे बात हो रही है, फिलिस्तीन गजा लेने की बात नहीं हो रही है, अब इजराइल लेने की बात हो रही है, क्योंकि इजराइल जब तक रहेगा तब तक ये क्लेश खत्म ही नहीं होगा कभी, और कभी मिडिल ईस्ट से ग्रेटर इजराइल की बात भी खत्म नहीं होगी। और ग्रेटर इजराइल बनेगा तो क्या अरब बच जाएगा? सबसे बड़ा खतरा तो अरब को ही है। यदि ग्रेटर इजराइल बने तो सबसे ज्यादा खतरा तो अरब को है। और तमाम खबरें आ रही हैं कि अरब कभी इनके साथ रहता है, कभी उनके साथ रहता है, कंफ्यूज कंट्री है वो। तो ठीक है, अरब की बात नहीं है, जॉर्डन से सबसे सूटेबल रास्ता तेल अवीव तक पहुंचने के लिए जॉर्डन से है। और जॉर्डन में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि कुछ अंदरूनी खिचड़ी बहुत पक चुकी है लगभग, और बहुत जल्दी आप देखिएगा। अब ये लड़ाई 20 जनवरी के बाद क्या रंग रूप लेती है, ये 20 जनवरी तक हम भी नहीं कह सकते और कोई भी नहीं कहेगा। तो 20 जनवरी के बाद अगर अमेरिका का कुछ पॉजिटिव आए तो ठीक है, नहीं तो जॉर्डन में तख्ता पलट होगा और वहां से शुरू होगी लड़ाई। अब लड़ाई इजराइल वर्सेस अदर्स की है, लड़ाई अब फिलिस्तीन पे तो बातें नहीं हो रही है, अब तो इजराइल पे बात हो रही है कि ये क्लेश कभी खत्म नहीं हो सकता अगर इजराइल पे कुछ नहीं किया गया तो। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। और देखिए, ईरान के जो आयतुल्ला इमाम खुमैनी साहब थे, उनके पोते हुसैन खुमैनी, उन्होंने एक साफ साफ बात एक अपने इंटरव्यू में कहा कि इजराइल जब तक है तो खित्ते में अमन रह ही नहीं सकता है। ये खित्ते में अमन के लिए इजराइल को तो खत्म होना पड़ेगा। इस तरीके की सोच वहां पे लोग रखते हुए, हुती ने कह दिया कि 4 लाख सेना हमारी तैयार है वहां के लिए। हुती ने भी कल कह दिया कि 4 लाख सेना 4 लाख हमारी सेना तैयार। बहरहाल मैं आऊंगा कैप्टन साहब पास। कैप्टन साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या सिचुएशन? आप तो एक मिलिट्री उससे देखते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन 14-15 महीने तक लड़ना, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, आज भी मान लीजिए चलिए कम ही नुकसान हो रहा है इजराइल का, लेकिन इजराइल के अंदर सिचुएशन अच्छी नहीं है। बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो तो खबर ही नहीं कोई दे रहा, अंदर का हाल कोई बता ही नहीं रहा है। सब ऊपर ऊपर का हाल बता रहे हैं, लेकिन अंदर जो हो रहा है इजराइल के अंदर, कैप्टन साहब, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी जिंदगी नहीं है? अगर सब खत्म ही हो जाएगा तो ऐसी जीत किस काम की? देखिए, इजराइल के अंदर बहुत बड़ी खिलाफत हो रही है नेतन्याहू की सरकार के विरोध में। हर रोज सैकड़ों नहीं, हजारों लोग, 10,000 लोग, 10,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर रहे हैं, जो कि नेसेट के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, लिकुद पार्टी के मेंबरान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ये युद्ध खत्म किया जाए और सीज फायर जल्दी से साइन किया जाए, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है जिससे कि ये जो 100 से ज्यादा बंधक है वो वापस आएंगे। इजराइल की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। एक आंकड़न जो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ये है कि इजराइल को हर रोज इस युद्ध पर करीबन $250 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अगर हम सोचें कि 1 साल हो गए हैं, तो 1 साल में आज तक करीबन $90 बिलियन इजराइल को इस युद्ध में खर्च करने पड़े हैं। तेल अवीव की जो टैक्सी यूनियन है उसके 8,000 मेंबर हैं, और जेरूसलम में जो टैक्सी यूनियन है उसके 12,000 मेंबर हैं। ये सब काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया है। पहले इजराइल में जेरूसलम में काफी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन टूरिस्ट आते थे, मुस्लिम टूरिस्ट आते थे, ज्यूज टूरिस्ट तो आते ही थे। अलमस का नो, अब क्या हो रहा है, 1 साल से टूरिस्ट आना शून्य हो गया है। तो 8,000 टैक्सी चालक तेल अवीव में बेरोजगार हैं, 1 साल से 12,000 टैक्सी चालक जेरूसलम में बेरोजगार हैं। एक और खबर जो है, ये सब पश्चिमी सूत्रों से मैं डेटा आपको बता रहा हूं। इजराइल में करीबन 400 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार होटल्स हैं। ये सारे जो होटल्स हैं ये टूरिस्ट पर निर्भर करते थे। पिछले 1 साल से इजराइल में कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे होटल बंद होने की कगार पर खड़े हैं।
वहां पर जो जैसे कोई भी होटल होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, लोग किचन में काम करते हैं, मेंटेनेंस में इंजीनियर्स लोग काम करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, इन सबको छटनी की जा रही है। सबसे बड़ी इकोनॉमिक खबर आज आई है फ्रॉम जो इजरायली ट्रेड जनरल है, जो कि उनके आईटी सेक्टर से डील करता है। इजरायली आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसमें तो मैं पढ़ रहा था और मेरे को सहानुभूति हुई, क्योंकि मैं भी एक छोटे से रिटायरमेंट के बाद छोटी सी कंपनी में काम करता था, जिसमें महज 24 या 36 लोग काम करते थे। वो बोल रही है कि मेरे कंपनी में मैंने जिंदगी भर की पूंजी लगाई, कंपनी जो है वो 5 साल में 3 गुना प्रोग्रेस की, लेकिन जब से लड़ाई हुई है उसके कंपनी में महज 7 टेक्निकल लोग काम करते थे। जब से उस महिला, इजरायली महिला जूल, उसकी 7 टेक्निकल लोग जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं आईटी सेक्टर में, 7 में से 4 को रिजर्विस्ट बनाकर जबरदस्ती आईडीएफ में भर्ती कर दिया। वो पिछले 1 साल से काम पर नहीं आ रहे हैं। तो वो महिला कह रही थी कि अब तक तो मैं किसी तरह से ये 3 लोगों के साथ कंपनी चला रही थी, लेकिन अब मुझे मेरी कंपनी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजर्विस्ट थे शुरुआती दौर में, इस महिला ने सोचा, मालकिन, शी इज द सीईओ ऑफ दैट स्मॉल कंपनी, शुरुआती दिनों में उसने सोचा कि शायद ये लड़ाई 3 महीने में खत्म हो जाएगी, 4 महीने में खत्म हो जाएगी, उसके 4 एम्प्लॉइज को जबरदस्ती रिजर्विस्ट बना के ले गए, वो वापस आ जाएंगे। वो कह रही कि पिछले 1 साल में मेरा बिजनेस ठप हो गया है। तो इजराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन पूरी कहानी है कि अमेरिका इतने जोर शोर से, अमेरिका ने अपने पर्स स्ट्रिंग खोल दिए हैं, तिजोरी खोल दी है। अमेरिका इतने जोर शोर से इजराइल को मदद कर रहा है कि इजराइल लंगड़ाता लंगड़ाता हुआ भी दौड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए फजील साहब जो कह रहे हैं कि एक जो थोड़ी बहुत कहीं उम्मीद दिख रही है कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब क्या होगा। तब, हालांकि मैं आपकी बात से 100% कैप्टन साहब यकीन करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ चले जाएंगे या कोई बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बारे में ये है कि कुछ वो अलग सा फैसला लेंगे। जिस तरह से उन पे भरोसा किया है, जो खास तौर से 7-8 वहां पे स्टेट थी जो स्विंग स्टेट जिसको हम बोलते हैं, और पूरा सपोर्ट वहां पे मुस्लिमों ने दिया, और इसी बुनियाद पे ही वो लौट करके आए हैं। और उनको जिंदगी एक तरीके से मिली, वरना सजा होती, हो सकता है जेल में होते। अगर वो प्रेसिडेंट ना होते, जो फैसला आया है, तो हो सकता है वो जेल चले गए होते। तो स्विंग स्टेट तो हो सकता है कि उस एतबार से भी चीजें कुछ बदले और कुछ स्ट्रेटजी बदले। और टू नेशन थ्योरी पे हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो दी जाएगी, लेकिन फिर भी जो भी है, मैं 30 सेकंड बचाऊंगा। आखिरी में क्या कहेंगे प्रोफेसर तेजावत आप? मुमताज साहब, बिल्कुल आप ठीक ही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने जो चर्चा की है, वही है कि जब तक वहां पे शोषण होगा, जहां भले कितना भी कोई ताकतवर शत्रु हो, पर वह बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं किया जा सकता है। क्योंकि फजिल साहब बार बार वो रावण की लंका का उदाहरण देते रहते हैं, तो मैं एक बस बात यही कह देना चाहता हूं कि राम और रावण की जब लड़ाई हुई थी, तो जो लिटरेचर है हमारे पास, जो मैथोलॉजिकल लिटरेचर है, उसमें ये बताते हैं कि राम के पास तो रथ भी नहीं था, है ना, एकदम बिल्कुल पैदल थे, और ना कोई स्किल फोर्सेस थे उनके पास, बिल्कुल बंदर ही थे, जो कि इतने स्किल नहीं थे जैसे कि राक्षस थे, मायावी नहीं थे। तो इतिहास तभी तभी बदले हैं जब कोई एक आम आदमी आया है और उसने बहुत ही ताकतवर जो आदमी है उसको हरा दिया है। और ऐसा बाद में भी हुआ है कि बहुत ही कम सेनाओं के साथ में वो पूरी लड़ाइयां जीती गई है, कम स्किल्स के साथ में जीती गई है। तो इतिहास इतना जो है वो इतना बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उम्मीद है कि ये इस दुनिया से शोषण खत्म होगा और अमन और शांति होगी, बस यही उम्मीद कर सकते हैं। मुमताज साहब। जी फरीद साहब आप, और उसके बाद आखिर में हम फिर
कैप्टन साहब से लेंगे, बस 30 सेकंड में जी। आखिर में एक लड़ाई हुई, 15,000 सेना लेके बाबर जो है इब्राहिम लोधी की 1 लाख सेना को हरा दिया, सिर्फ 15,000। और इब्राहिम लोधी की 1 लाख सेना थी। और हमको लगता है कि इब्राहिम लोधी इसीलिए हारे कि उनको इस बात का घमंड था कि हमारे पास 1 लाख सेना है। वहां सेनाएं जंग लड़ रही थी और महल में मजे कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास 1 लाख सेना है, बाबर कर क्या ले। तो तो ये दिल साहब ने थोड़ी उदारता बरती। बाकी मैं आपको बता दूं कि सांगा की सेना में भी लगभग 80,000 के आसपास लोग थे, राजपूत, जो काफी बताइए। बहादुर और थे। 15 और और 15,000 सैनिकों के साथ बाबर ने लड़ाई जीती है। तो जीती ना। इब्राहिम लोधी की 1,35,000 हाथियां थी। और आप तो प्रोफेसर हैं, हमने जो पढ़ा है कि उनकी 35,000 तोप का आविष्कार किया था बाबर ने। जब तोप चलाई ना तो हाथियों ने ऐसी आवाज ही नहीं सुनी थी। वो 35,000 हाथियां उल्टी दिशा में भाग गई और इब्राहिम अपनी ही सेना को कुचल दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि कुदरत का इंतजाम भी जालिमों के खिलाफ होता है। कुदरत का इंतजाम जो है वो जालिमों के खिलाफ होता है। वो कोई न कोई रास्ता तैयार कर देता है। जुल्म करने वालों के खिलाफ अल्लाह का रास्ता कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है और इंसान के बीच से ही निकालते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से कोई फरिश्ता आकर के उसको लड़ेगा। तो ये मैं फिर वही कहूंगा कि रावण जो है अपनी लंका जला के ही मानेगा, छोड़ेगा नहीं है। वो सोने की लंका है इजराइल और जी हमास। जी 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 जी। आखिर में कैप्टन साहब आपसे। मैं आज जरा फिल्मी मूड में हूं, पिक्चर देख रहा था अभी तक। देखिए, एक कहावत है, डायलॉग है, इतनी अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हार के भी जो जीत जाता है उसे ही बादशाह कहते हैं, सिकंदर कहते हैं। हमने जर्मनी का एग्जाम्पल देखा है, जापान का एग्जाम्पल देखा है कि हार के भी आप जीत सकते हैं। मेरी सलाह इजराइल के लीडरान को यह है कि आप थोड़ा सा हार जाइए, आप जीतेंगे। आप टेबल पर बैठ जाइए, आप जीतेंगे। जी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हार जीत का मसला कम है, क्योंकि यहाँ मसला जो है तजारत है, यहाँ मसला जो है बिजनेस है, यहाँ मसला जो है वो पावर का है। एक तरफ पावर गेन करने का मसला है कैप्टन साहब, और दूसरी तरफ अपने वजूद का मसला है कि हम कैसे जिंदा रहेंगे। हम आज हिंदुस्तान में देख रहे थे बहुत सारी कंपनीज जो आज, एक वीडियो आया उसमें एक रोड के किनारे अदरक, टमाटर, मिर्चा ये सब बेच रहे थे और उस पर बुलडोजर चला दिया गया, यानी उसके बेचारे के वो गरीब। तो आप बताइए, मतलब ये क्या है? ये अरे आपने अदरक पूरी जो है उस पर बुलडोजर चला दिया, उस पर सब खराब कर दिया। अरे कम से कम उसको 2 लोग बुला करके वो सामान हटवा देते हो वहां से, बुलडोजर से कुचलने क्या जरूरत है? नहीं ये तो जब उसमें कह रहे लोग कि अधिकारी जो है समाजवादी पार्टी के दिमाग का है, समाजवादी पार्टी का है। हाँ, बुलडोजर मतलब मुख्यमंत्री उसमें क्यों भी चलाता है? समाजवादी कहने का मतलब यह है कि जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो आंदोलन कैसे होते, कैसे वो होता है? तो बात वो नहीं है हार जीत का। फिलिस्तीन के लोग जीतना नहीं चाहते, फिलिस्तीन के लोग जो है आजादी चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि इजराइल खत्म हो थोड़ा सा जाए या इजराइल जो है, वो जरा सा चाहते आप हैं कि उनका तेजावत साहब से मैं आधा मिनट 30 सेकंड लेंगे बस। तेजावत साहब, आप जो ऑस्ट्रेलिया की शायद बात कर रहे थे ना आप, जहां पे ट्राइबल्स को, ऑस्ट्रेलिया, जरा वो बिल्कुल। पूरा वहां बताइए ना, ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ा मुझे भी समझना है उसको। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि ये जब यूरोप के लोग आए तो अपने साथ कुछ जी बीमारी लेके आए थे। तो बुखार एबोरिजिन। था, वो खास खास तरीके का। हाँ बिल्कुल, कैप्टन साहब ने क्या लेके आए बिल्कुल थे? ठीक। एबोरिजिन। कैप्टन साहब, एबोरिजिन, अच्छा। हाँ हाँ, तो उससे क्या है कि वहां की जो आबादी थी, क्योंकि उनमें तो प्रतिरोधक क्षमता थी गोरों में, पर उनमें नहीं थी, तो वो सारी की सारी, क्योंकि वो कभी बाहर की दुनिया के संपर्क में ही नहीं आए थे, कांटेक्ट में ही नहीं आए थे, तो वो सारे के सारे जितने भी जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे वो सारे मारे गए। और आज भी वहां पे जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस है वो गरीबी की हालत में है, वो कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया पे गोरों ने कब्जा कर लिया। रेड इंडियंस कहाँ मिलते हैं अमेरिका में। तो जिन समाजों ने प्रतिरोध नहीं किया वो खत्म हो गए हैं। बहुत सारे रिलीजन खत्म हो गए, जैसे कि जिन्होंने प्रोटेस्ट नहीं दिखाया तो वो भी खत्म हो गए। बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं, भारत में ही देख लो,
तो जो ज्यादा ताकतवर रिलीजन थे उन्होंने उन पे कब्जा कर लिया। कल्चर का भी यही हाल है, तो हमेशा वो तो चलता रहा है दुनिया में। तो अगर प्रतिरोध दिखा रहे हैं तो एक तरीके से अपने अस्तित्व की या अपनी जो वो जिंदा होने का ही तो सबूत दे रहे हैं, नहीं तो मारे जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल और मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत छोटे छोटे जानवर कभी कभी देखता हूँ, जैसे चींटी पे पास बैठ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि देखो वो कैसे अपनी जिंदगी बचाती है, वो कैसे जो है किसी को काट खाती है अगर कुछ होता है, कैसे मतलब एक तो कहीं ना कहीं ये हर जगह बकरी और शेर का तो वही है, लेकिन मैं और छोटे छोटे बिल्कुल कई बार टीवी पे आता है कि वो सांप जो है वो छोटे उसको पकड़ता है कीड़े को, तो वो कैसे क्या करता है रिएक्शन। बहरहाल ये दुनिया है और दुनिया तजर्बागाह है, इम्तिहान गाह है और यहाँ हम सब उसी दौर से गुजरते हैं। बहरहाल जैसा भी है, लेकिन हम लोग फिर वही आखिर में जो हम खत्म करते हैं, जैसा कैप्टन साहब ने शुरू में भी अच्छी शुरुआत की कि बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि सीज फायर होगा, जंग बंदी होगी और जंग बंदी हो, जिसका जो हक है वो मिले। हमें भी या किसी को ये खुशी नहीं होगी कि इजराइल में लोग जो है वो मारे जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं, हमने कभी नहीं कहा। हमने अपने पूरे 14 महीने के शो में कैप्टन साहब ये कहा ही नहीं कि तमाम मुस्लिम जुट जाए और इजराइल को तबाह कर दें या ईरान क्यों नहीं अवाम पे हमला करता, मैंने कभी नहीं कहा, न कहूंगा कि जैसा इजराइल कर रहा है वैसे ही तुम भी करो, नहीं हो सकता ये। और खास तौर से ईरान जो ये कहता है कि हम करबला के मानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन को मानने वाले, तो इमाम हुसैन की ये तालीम नहीं हो सकती। इमाम हुसैन खुद तो मर जाएंगे लेकिन वो बेगुनाह को नहीं मारेंगे, तो ये तारीख रही है और वो इसीलिए वो जिंदा है। लोग इसीलिए अपने किरदार की बुनियाद इंसान, वो मेरा एक शेर है कि जिंदा रहता है जमाने में अमल और किरदार, रूह का क्या है किसी वक्त निकल जाएगी। तो ये तो जानिए, तो ये तो चली जाएगी, लेकिन कैरेक्टर जो है वो जिंदा रहता है। तो वो कैरेक्टर इंसान को बाकी रखना चाहिए। और मैं जो अमेरिका के बारे में बार बार जो कहता हूं वो यही कि अमेरिका का जो एक कैरेक्टर बना हुआ था दुनिया में, वो कैरेक्टर खत्म हुआ है इस 14 महीने के उसमें। उसको लगा कि नहीं ये फर्जी बातें करता है, यूएनओ की पोल पट्टी खुल गई कि नहीं कुछ नहीं, सब बेकार की चीजें हैं। तो इस तरीके की चीजें कई बार हालात जो है लोगों को बेनकाब कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपका माफी चाहता हूं, चूंकि गुफ्तगू अच्छी हो रही थी, अच्छा पैनल था, तो इसलिए थोड़ा ताखीर हो गई। बहुत बहुत और लोग भी रुके हुए हैं, मतलब अभी पूरे तरीके से लोग, जब आप लोग बात करने लगते हो तो हटते फिर आ जाते हैं कि अरे कुछ और बात होने लगी क्या, फिर आ जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तजावत और जनाब फजील अहमद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप यूनुस चौड़वाला साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, इसके अलावा यूनुस चौड़वाला साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शकील साहब आपका शुक्रिया, इसके अलावा असलम लवारे साहब, मोहम्मद शकील भाई आपका शुक्रिया, फिरोज खान साहब आपका, शेख अकरम साहब आपका शुक्रिया, बहुत बहुत सारे लोग जो हमसे, इब्राहिम साहब आपका शुक्रिया बहुत बहुत, तमाम लोगों का, आरिफ सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, तो इस तरह मोहम्मद हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। हम कल फिर इसी मौजूद बात करेंगे। आप देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया।